हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ मी जगभान सर विद ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम लोग बात करते हैं साइटोलॉजी। उसमें से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो सेल है, यूनिट ऑफ द लाइफ। और ये हमारी साइटोलॉजी एक चैप्टर नहीं, पूरी की पूरी यूनिट है जो कि एकेडमिक प्लस नीट लेवल व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको नीट और एम्स में इसके क्वेश्चन मिलेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एकेडमिक लेवल का जो भी बच्चा है वो अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहे। और साथ साथ में हम आपको नीट और एम्स के लिए ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो 8 से 10 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखते ही आप ऑप्शन अपने क्लिक कर सकते हैं, तुरंत टिक कर सकते हैं उसमें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल। हम लोग आज सेल के बारे में जानेंगे, सेल के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जानेंगे, इंटरनल फीचर्स के बारे में जानेंगे। सारा पूरा का पूरा डिटेल हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेल के बारे में। अब देखिए हम लोग को जो सेल के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में हम लोग को कौन कौन सी सेल पढ़नी है। देखिए प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। तो अपने सिलेबस में जो हमें डिटेल स्टडी करनी है वो सेल कौन सी है, हमारे पास में प्लांट सेल है। तो देखिए सेल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। और हम एक बात ये बताना चाहते हैं कि कुछ जो बायो है, बहुत बायो, ये मान के चलिए कि सारी की सारी बायो छुपी हुई है इसकी टर्मिनोलॉजी पे। जैसे हम लोग बात करते हैं सेल, तो सेल एक ऐसा वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है, ना कि ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ना साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। देखिए इसमें एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी चलती है और एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी चलती है। जैसे एज ए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने प्लांट सेल में आते हैं, फिर स्टडी करेंगे प्लांट सेल डिटेल में। जैसे हम लोग बात करते हैं हिपैटोसाइट। तो इस हिपैटोसाइट के बारे में हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं सेल के बारे में, अगर हम लोग सेल के बारे में देखेंगे तो अगर हम सेल की स्टडी करेंगे, जैसे हम बात करते हैं स्टडी ऑफ द सेल नोन एज साइटोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से सारी चीज़ें डिफरेंस हो गई। डिफरेंस कैसे होगी, देखिए साइटो मीन्स साइट और साइट का मीन्स क्या होता है, सेल। तो ये हमारे पास में मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और ये कैसा है, ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। अगर हम लोग इस पर आ जाते हैं तो इसका मीन्स होता है लॉजॉस, और लॉजॉस का मीन्स क्या होता है, स्टडी। अब ये इसमें देखिए इस छोटे से वर्ड्स में सारा सब कुछ छिपा हुआ है, इसी में कंसील्ड है। ये जो साइटोलॉजी है अपने आप में एक कंसील्ड वर्ड है, इसमें सारा सब कुछ छिपा हुआ है। अपने आप समझ जाएंगे साइटोलॉजी, साइटो मीन्स साइट, साइट मीन्स सेल। ये हमारे पास में जो साइट है ये कैसा है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और ये कैसा वर्ड है, सेल है। तो हम लोग जनरल अपनी लैंग्वेज में जानते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। तो हम लोग वहाँ से इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में पहुँच जाएंगे। जैसे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में पहुँचेंगे सारा डिटेल अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं साइटो मीन्स हम लोग कहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे। सेल और लॉजी मीन्स हम लोग यहाँ पर पहुँचे, स्टडी। हम लोग सेल की स्टडी करते हैं तो उसके बारे में इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। हिपैटो मीन्स क्या है, हेपर क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। और हेपर को हम लोग अपने उसमें इंग्लिश वर्ड में क्या कहते हैं, लीवर। अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यकृत। इंग्लिश वर्ड ये, हिंदी है। तो हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना होता है, ये जो वर्ड दिए होते हैं तो उससे यहाँ पर पहुँचना होता है। और साइट का मीन्स हम लोग देखिए वहाँ से पता कर लिए इसका क्या मीन्स होता है, सेल। बहुत सिंपल सा। अब यहाँ से हिपैटोसाइट में हम लोगों को जूझना नहीं है, अपने आप समझ में आ गया कि हिपैटोसाइट मीन्स स्टडी ऑफ द लीवर सेल। समझ में आ गया, इसका मीन्स क्या है, हेपर मीन्स लीवर। लीवर की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट। हम लोग बात करेंगे लीवर की सेल है, उसके बारे में अगर कुछ बताया जा रहा है, उसके बारे में कुछ स्टडी की जा रही है, हिपैटोसाइट अगर है वहाँ पे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि लीवर की सेल के बारे में ही बताया गया है इसमें से। या लीवर की सेल के बारे में अगर कुछ जानना है, कुछ भी आपको लिखना है, तो आप लोग कैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी देगी, हिपैटोसाइट। तो हमारे कहने का मीन्स ये है कि कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं कि उस वर्ड में ही बहुत सारा सब कुछ छुपा हुआ है। तो आप उस वर्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद समझ जाएंगे कि इसमें से किसकी बात की गई है, इतना आपको जान लेना है। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें से सेल है ये, तो सेल के बारे में हम लोग जानेंगे कि सेल के बारे में हमने बताया अभी कि स्टडी किसकी करनी है, एनिमल सेल की और प्लांट सेल की करनी है। और उसमें से डिटेल स्टडी अपने पास में किसकी, प्लांट सेल के बारे में है। तो प्लांट सेल के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें से देखिए
जो प्लांट सेल है तो इसको किसने खोजा, किसने डिस्कवरी की है, ऑल अबाउट आप सब लोग जानते हैं। तो हम लोग डिटेल में आते हैं कि किसने क्या कैसी होती है एक्चुअल में ये सेल कैसी होती है। आइए हम लोग उसको देखते हैं कि ये सेल कैसी है। देखिए हम लोग आते हैं इसमें प्लांट सेल में आते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो डिस्कवरी की किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने किया और हम लोग देखते हैं कि इनकी जो सेल है, सेल कैसी रहती है, हेक्सागोनल फॉर्म में रहती हैं, हेक्सागोनल फॉर्म में। जैसे आप अगर हम लोग हनी बी का अगर कॉम्ब में देखते हैं तो उसमें से हनी बी जो कॉम्ब है उसका एक अगर हम लोग घर देखते हैं, एक होम देखते हैं तो लगभग ऐसे कुछ दिखाई देता है, ठीक है ना, बिल्कुल इसी के जैसा रहता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी सेल है और वो ऐसे एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं इस तरह से। ये एक तरह से हनी बी का कॉम्ब है, ये समझिए। ये हमारे पास ये एक सेल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, छठवीं और ऐसे ये हमारे पास में एक ये हो गई सातवीं। मान लेते हैं कि अगर हम लोग इस सेल की स्टडी करनी है, इसकी स्टडी करनी है, तो इस सेल को हमको इससे सेपरेट करना पड़ेगा ना। यहाँ पर बहुत सारी सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अटैच हैं ये, तो हमको इस सेल को बाकी जितनी भी सेल हैं उनसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अलग कर लेते हैं, इसमें से अलग करते हैं इस सेल को। तो देखिए किस हिसाब से हमारी अलग हुई, कुछ ऐसे हुई। हमारे पास में हमको हमारी सेल मिल गई, ऐसे मिल गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये सेल मिली है कुछ हमारे पास इस तरह से मिली हुई है। कैसे मिली, ऐसे ये मिली हुई, ये मिल गई। तो यहाँ पर ये जो ऐसे आपको दिख रहे हैं, ये पिलर जैसे ये आउटग्रोथ जो दिख रही है आपको, एक्चुअल में क्या है, ये सेल का रेमिनेंट है। हमारे पास में एक यहाँ पर एक दूसरी सेल है, ये दूसरी सेल है, ये दूसरी सेल है, ये ऐसे बहुत सारी सेल लगी हैं। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो बुक में ऐसे फिगर ये बना रहता है तो क्यों बना रहता है। मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारी सेल हैं, उनको अगर सब सेल को हटा दोगे तो ये कहीं ना कहीं ये आपको दूसरी सेल का पार्ट बच जाएगा यहाँ पर। तो ये दूसरी सेल का पार्ट है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम लोग इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ये मिल गया और इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या है, सेम वही है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं तो देखिए कैसे आ जाएगा। अब ये दूसरी सेल का रेमिनेंट मिल गया, ये हमारे पास में ये मिल गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई इसमें। अगर हम लोग इसके बाहर से बात करते हैं, ये इस तरह से बात करते हैं हम लोग, तो हमें कुछ देखिए कैसे मिलेगा, ऐसे कुछ मिल जाता है हमको। ऐसे हमारे पास ये क्या है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल। और सेल वॉल कितनी होती है, सेल वॉल 3 होती हैं। अगर हम लोग एक किसी सेल की स्टडी कर रहे हैं और उस सेल के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो पहले हम लोग बाहर से स्टडी करें, बाहर वाले पार्ट देखिए, फिर बाहर से धीरे धीरे करके हम लोग अंदर जाएंगे। तो जब हमने बाहर देखा तो कुछ हमको इस तरह से मिला सेल वॉल। लेकिन और हम अच्छे से डिटेल स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सेल एक दूसरी सेल से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से ये जुड़ी हुई है, ये सेल ऐसे जुड़ी हुई है। मान लीजिए ये सेल है ऐसे, ये जुड़ी हुई है ऐसे, और ये हमारे पास में एक दूसरे ये सेल है। तो ये दोनों सेल आपस में अटैच कैसे हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, तो बेटा यहाँ पर ऐसे कुछ जोड़ने के लिए यहाँ पर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है ये इस तरह से। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक ये सेल हो गई और दूसरी सेल हमारे पास में ये हो गई, तो ये दोनों सेल आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, तो इनके बीच में इनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई स्टिकी सब्सटेंस रहता है। ये इस स्टिकी सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला। क्या बोलेंगे हम लोग, मिडिल लैमेला बोलेंगे इसको, मिडिल लैमेला हम लोग ये बोलते हैं इसको। अब देखो दो सेल, ये जो दो सेल है, दो सेल को चिपकाने का काम कर रहा है, तो हम लोग इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, सेल सीमेंट नाम देते हैं। क्या ये सेल सीमेंट हो गई है, सेल सीमेंट के नाम से भी जान सकते हैं इसको हम लोग। अब देखिए अगर इसकी स्टडी करते हैं मिडिल लैमेला किस केमिकल का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। ये इसका बना होता है एक्चुअल में। अगर हम और इसी में अंदर चले जाते हैं तो हम ये देखते हैं जैसे एक ये सेल है, इसके चारों तरफ और दूसरी भी सेल होगी, तो उसको भी चिपकाने के लिए बहुत यहाँ पर एक
मिडिल लैम्ब्डा होगा, यहाँ पर भी एक मिडिल लैम्ब्डा होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक सेल है, सेल के जो आउटर सरफेस है या आउटर लिमिटिंग लेयर है, आउटर लिमिटिंग लेयर हम लोग किसको बताएंगे, मिडिल लैम्ब्डा को ही बताएंगे। तो हमारे पास में ये जो मिडिल लैम्ब्डा है, ये मिडिल लैम्ब्डा हमको क्या मिल गया, आउटर लिमिटिंग लेयर ऑफ दी, आउटर लिमिटिंग लेयर ऑफ द प्लांट सेल, ऑफ दी प्लांट सेल। अगर हम लोग एक प्लांट सेल की आउटर लिमिटिंग लेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, मिडिल लैम्ब्डा आ जाएगा, क्योंकि ये मिडिल लैम्ब्डा ही पूरी सेल को क्या कर रहता है, ऐसे सराउंडेड, ऐसे कवर अप कर रखा है। क्यों कर रखा, मैंने बताया कि इसके चारों तरफ दूसरी सेल होती हैं और वो सारी की सारी सेल आपस में जुड़ी होती हैं। जुड़ी किसके थ्रू होती हैं, यहाँ पर मिडिल लैम्ब्डा के थ्रू जुड़ी होती हैं। वहाँ से आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें अब आते हैं मिडिल लैम्ब्डा के बारे में ही हम लोग बात कर लेते हैं और अच्छे से। अब मिडिल लैम्ब्डा की बात अगर आ गई है तो इसको डिटेल स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो मिडिल लैम्ब्डा है, मिडिल लैम्ब्डा, ये मिडिल्स का मीन तो सबको पता है, बिटवीन है, और लैम्ब्डा मीन्स का क्या मतलब होता है, कोई भी लैमिनार, अगर कोई भी सरफेस टाइप में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैमिना बोलेंगे। जैसे हमारे पास में ये है, मान लेते हैं ये एक पतली पतली सी सीट है ये, तो एक ये सेल है हमारी, एक दूसरी सेल है। अब अगर इन दोनों सेल को जोड़ने के लिए पतली पतली ये सीट के फॉर्म में कोई चीज़ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैमिना बोलेंगे। ये लैमिनार फॉर्म में, एक पटल के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो मिडिल लैम्ब्डा होता है कुछ इसी फॉर्म में रहता है। ये आप दिमाग में रखिए इस बात को, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, इसमें से हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे, मिडिल लैम्ब्डा। मिडिल लैम्ब्डा या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल सीमेंट भी नाम देते हैं। अगर हम लोग केमिकली इसको देखते हैं तो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। किसका बना होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये तो जानते होंगे, जैसे कोई फ्रूट्स है, फ्रूट्स तो प्लांट है ना, तो उसमें प्लांट सेल होंगी। तो फ्रूट्स अगर वो कच्चा है अगर, तो हल्का सा टाइट भी होता है, हल्का सा नहीं बहुत ही टाइट होता है, और प्लस खट्टा रहता है, उसमें सॉरनेस रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। और फिर वो जब पक जाता है तो थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है और प्लस स्वीटनेस भी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसमें बहुत बड़ा रोल किसका है, मिडिल लैम्ब्डा का है, ठीक है ना। देखिए जब ये कच्चे फॉर्म में रहता है तो मिडिल लैम्ब्डा वो एक पेक्टेट कंपाउंड फॉर्म में रहता है, और पेक्टेट के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। जब वो पक जाता है तो एक एंजाइम्स की हेल्प से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेक्टोज शुगर में। और पेक्टोज शुगर आप जानते ही वो मोनोसेक्राइड फॉर्म में आ गया, तो वो जो पहले पेक्टेट कंपाउंड फॉर्म में था वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है। तो जाहिर सी बात है, शुगर में कन्वर्ट हो गया तो स्वीटनेस आ जाएगी, और मोनोसेक्राइड के फॉर्म में आ गया है तो स्वीटनेस तो आएगी, लेकिन साथ साथ में क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी आ जाएगी उसमें से। इसका एक ये रीजन होता है। अब ये देखिए, इसमें जो पेक्टिक सब्सटेंस है या पेक्टिक कंपाउंड है, यहाँ पर पेक्टिक सब्सटेंस है, तो राइपनिंग के टाइम पे यहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम आ जाता है पेक्टेज, और ये जो पेक्टेज है एंजाइम इसको पेक्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है, पेक्टोज शुगर। और पेक्टोज शुगर एक क्या है, मोनोसेक्राइड है। क्या है ये मोनोसेक्राइड है। ये क्लियर हो गई बात ये। तो ये मोनोसेक्राइड होने की वजह से उसमें से क्या आ जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है। तो इसमें देखिए जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो दो क्वेश्चन बनते हैं, मेनली दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। आउटर लिमिटिंग लेयर ऑफ द प्लांट सेल, आप लोग क्या बताएंगे इसमें से, मिडिल लैम्ब्डा बताएंगे। दूसरी बात ये कि मिडिल लैम्ब्डा किस चीज़ का बना होता है, तो क्या बताएंगे, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। आप इतना दिमाग में रखिए। और ये तो क्वेश्चन मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये। और दूसरी बात ये करते हैं इसमें से कि एक नाम इसमें क्या देते हैं, सेल या सेल सीमेंट नाम दे देते हैं। तो ये हमारे मिडिल लैम्ब्डा के बारे में काफ़ी हमने बात कर ली। इसमें से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में ये मिडिल लैम्ब्डा है, ये मिडिल लैम्ब्डा है, ऐसे ये। और ये जो मिडिल लैम्ब्डा है, इस मिडिल लैम्ब्डा में से कहीं कहीं पर मिडिल लैम्ब्डा अच्छे से नहीं बन पाई है। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर नहीं बन पाई है इस तरह से। ये यहाँ पर देखते हैं इस तरह से, ऐसे ये ऐसे। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर एक पिट बन गया है। ये क्या है, पिट। वहाँ पर एक गड्ढा सा बन गया है।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी पिट बोलेंगे, दैट इज नोन एज प्राइमरी पिट। ये है प्राइमरी पिट। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, अभी बहुत कुछ है इसमें से हमें पढ़ाने के लिए, लेकिन आप ये इतना समझिए कि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्या मिडिल लैम्ब्डा में, वहाँ पर एक पिट जैसा या गड्ढा जैसा हो गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी पिट। आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि प्राइमरी पिट ये होता है, ठीक है ना। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मिडिल लैम्ब्डा का, मिडिल लैम्ब्डा में से कहीं पर पैक्टिक सब्सटेंस का, तो वो जाहिर सी बात है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी पिट कहेंगे। तो हमारे पास में ये प्राइमरी पिट हो गई, और सेल सीमेंट के बारे में हमने बात कर ली और इसके बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं इसमें से, इसके बाद हम लोग लिमिटिंग लेयर के बाद हमको क्या मिलेगा, अगर हम इधर आते हैं तब भी सेल वॉल मिलेगा, और इधर भी क्या है, सेल वॉल है, इधर भी सेल वॉल है हमारे पास में। तो इसके बाद हम लोग सेल वॉल पे ही आ जाते हैं, सेल वॉल पे बात करते हैं। तो आइए इसमें हम लोग डिटेल स्टडी कर लेते हैं सेल वॉल की। चलिए बहुत अच्छे से हम लोग बात करते हैं इसमें से सेल वॉल के बारे में। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सेल वॉल है, तो ये जो आउटर है यहाँ पर सेल वॉल, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल वॉल बोलेंगे इसको। हमारे पास में क्या है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक से ये 3 लेयर हैं, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, स्पेलिंग चेक कर लेना है। अब देखिए इसमें से ये 3 लेयर है, जो आउटर है उसको सेकेंडरी 1 सेल वॉल नाम देंगे, इसके बाद जो है उसको सेकेंडरी 2 नाम देंगे, और इसके बाद जो है उसको सेकेंडरी 3 नाम देंगे। आप ये दिमाग में रखिए ये कि प्राइमरी सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेल वॉल ये हो गई, सेकेंडरी सेल वॉल ये, और सेकेंडरी में से एक 3 लेयर खुद की हैं। इसके बाद हम लोग जो इनर मोस्ट सेल वॉल लेयर है वो कौन सी है, टर्सरी सेल वॉल है। हम लोग क्या बात करेंगे इसमें, टर्सरी सेल वॉल, ये टर्सरी सेल वॉल है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई है कि ये टर्सरी सेल वॉल है। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल के कंपोनेंट क्या हैं। अगर हम लोग प्राइमरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल के कंपोनेंट की बात करते हैं तो देखिए इसमें से, चलिए इसी में देख लेते हैं हम लोग। ये किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है किसका बना है, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज। एंड टर्सरी सेल वॉल मेड अप ऑफ जाइलन। ये भी क्या है, ये पॉलीसेकेराइड फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है। ये पॉलीसेकेराइड है, ये सारा का सारा हमारे पास में सब कार्बोहाइड्रेट है। आप देखिए ये जो प्राइमरी सेल वॉल है किसकी बनी होती है, सेलुलोज का बना होता है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है किसकी बनी होती है, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज। लेकिन इसमें से जो सेलुलोज है वो मोस्टली यही रहता है, हेमी सेलुलोज से कम रहता है। फिर हम बात करते हैं इसमें हेमी सेलुलोज, तो हेमी मीन्स हाफ होता है, तो सेलुलोज हमारा क्या है, कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जो हेमी सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज उसका नाम क्यों रखा गया है, बिकॉज इट इज पार्शली सॉल्युबल इन द वाटर, ठीक है ना। सो इट इज नोन एज हेमी सेलुलोज। ये पार्शली सॉल्युबल है किसके कंपैरिजन में, सेलुलोज के फॉर्म में। सेलुलोज के कंपैरिजन में ये सॉल्युबल है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी सेलुलोज बोलते हैं। फिर क्या आ गया, जाइलन आ गया। जाइलन देखिए पॉलीसेकेराइड फॉर्म में है। एक हम बात आपको बताना चाहते हैं कि जितना जो कुछ भी है, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, ये जब सेल डिवीजन चल रहा होता है तो जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होता है तुरंत रिफॉर्म हो जाती है प्राइमरी सेल वॉल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये जो ब्रेक होते हैं उनसे वही अरेंज होके एक फ्रैग्मोप्लास्ट बन जाते हैं, और उसी से अभी आपको इतना जानना है, सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है। इतना जानना है आपको। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है और टर्सरी सेल वॉल है तो कैसे बनते हैं ये देखिए। जो सेकेंडरी, यहाँ पर जो भी सारा का सारा जो लिक्विड भरा पड़ा हुआ है इसमें से, ठीक है ना, इसको सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म से ही बनता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल बनते बनते प्रोटोप्लाज्म पूरा नहीं खत्म हो पाता है,
अच्छा, इसमें पहले एक बात आप समझिए कि जो सेल की लिविंग फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, तो वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है, ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैसी है, ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्लियर होगी बात, ये दैट इज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए हमने क्या बताया, जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसी प्रोटोप्लाज्म से बनता है, और हमने क्या बताया कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म है तो लिविंग है, अगर नहीं है वो खत्म हो चुका है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि नॉन लिविंग हो गई, ये डेड फॉर्म में चली गई। बस बहुत सिंपल सा है। आप लोग जूझते रहते हो इसमें से लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपको कुछ नहीं जानना है। आप बस इतना समझिए कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। कोई भी सेल हो, अगर उसमें से प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो ये मान के चलिए कि लिविंग है, अगर एब्सेंट है तो नॉन लिविंग। श्योर है, 100% श्योर है, इसमें इफ एंड बट कहीं नहीं है। बाकी जो भी है कनेक्टिंग लिंक कैसे है वायरस, ये आगे बात करेंगे और इसी पॉइंट को लेके ही बात करेंगे, सारा सब कुछ हम लोग आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो अभी आपको इतना समझना है कि यहाँ से जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो प्रोटोप्लाज्म नहीं खत्म होता है, उतना बनता प्रोटोप्लाज्म से ही है। लेकिन जब टर्सरी सेल वॉल बनती है तो यहाँ का सारा प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका होता है, इसके बनने से ही खत्म हो जाता है। तो वो सेल कैसी हो जाती है, डेड हो जाती है। अब आप सोच के बताइए कि क्या जितने भी प्लांट सेल है, हर एक प्लांट सेल में क्या टर्सरी सेल वॉल पाई जाएगी? नहीं। आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट सेल में मैक्सिमम क्या 99.99% तो लिविंग ही होती है। जो नॉन लिविंग होती हैं वो तो मान के चलिए कि बार्क में आ जाएगी या आउट ऑफ प्लांट बॉडी हो जाएगा, वो उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम ही ऐसा है जो डेड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जाइलम में टर्सरी वॉल होने की वजह से डेड फॉर्म हो गया, वो एक अलग बात है। आप इतना समझिए कि टर्सरी सेल वॉल किससे बनेगा? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म से अगर बनता है तो प्रोटोप्लाज्म सारा खत्म हो गया, तो वो क्या हो गया? डेड हो गया। वो सेल कैसी होगी? डेड हो गई। इसका एक एग्जाम्पल है कि टर्सरी सेल वॉल सभी में नहीं पाया जाएगा। टर्सरी सेल वॉल किस में पाया जाएगा? कुछ है ऐसी सेल जैसे ट्रैकिड्स है, ट्रैकिड्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म की जो ट्रैकिड्स हैं उसमें टर्सरी सेल वॉल पाई जाती है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो टर्सरी सेल वॉल है वो अगर प्रेजेंट है तो प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा और डेड फॉर्म में हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जो ट्रैकिड्स है तो जाइलम का पार्ट ना, जाइलम का ही तो एलिमेंट है ये। और जाइलम आपको पता है कि जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे के सारे उसमें जितनी भी सेल हैं सब कैसी हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं। तो जिम्नोस्पर्म डेड एंजियोस्पर्म में भी पाई जाती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में टर्सरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो एक रीजन ये भी हो गया कि टर्सरी सेल वॉल प्रेजेंट है और वो डेड फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोटोप्लाज्म उसका खत्म हो चुका होगा। ये आप दिमाग में रखिए। तो हमारे कहने का मीन्स बस इतना ही है कि जितने भी एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में बहुत ही कम ऐसी सेल हैं जिसमें से टर्सरी सेल वॉल पाई जाए, नहीं तो सेकेंडरी सेल वॉल तक ही लिमिटेड रहता है। बस इसमें से सेकेंडरी सेल वॉल ही रहती है, टर्सरी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आपके सिलेबस में एक एग्जांपल है ट्रैकिड्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ये आपको याद रखना है। और ये जो टर्सरी सेल वॉल है बनता किससे? एक पॉलीसैकेराइड है जिसका नाम क्या है? जाइलम, उससे मिलकर ये बना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी सेल वॉल की बात आ गई है। सेल वॉल में हमने इतना सारा पढ़ा, इतनी सारी चीज़ें जानी, ये आप दिमाग में रखिए। अब हम लोग इसकी किसी फिजिकल फीचर्स में देख लेते हैं। केमिकल फीचर्स तो मैंने देख लिया कि ये ऐसे बनता है। हाँ, एक बात और इसमें से जान लेते हैं, चलिए उसको भी हम जान लेते हैं कि इसमें से जो प्लांट सेल वॉल है तो ये फाइबर्स फॉर्म में रहेगा, या फिब्रिल फॉर्म में रहता है। और जो सेलुलोज है, एक्चुअल में सेलुलोज किससे बना होता है? अगर हम लोग बात करते हैं सेलुलोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें से जो सेलुलोज है ये 2 बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये एक्चुअल में ये जो सेलुलोज है ये डाइमर फॉर्म में रहता है, ये आप ध्यान रखिए। इसमें से 2 बीटा ग्लूकोज मिल के
एक सेलुलोज बना रहता है। ये क्या है? ये बीटा ग्लूकोज है, ये अलग अलग, ये भी बीटा ग्लूकोज, ये भी है। इसकी जो मोनोमर यूनिट है इस सेलुलोज मॉलिक्यूल की, वो क्या है? बीटा ग्लूकोज है ये, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिए, ये सेलुलोज एक्चुअल में डाइमर फॉर्म रहता है। जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक यूनिट ऑफ द सेल वॉल, या हम लोग बात करते हैं इसमें से सॉरी, इसमें सेलुलोज ना बोल के इसको हम लोग बात करते हैं सेलोबायोज। सेलुलोज ना बात करके इसमें बात करते हैं हम लोग सेलोबायोज। और ये सेलोबायोज फिर क्या बनता है? सेलुलोज बना लेता है। ये क्या है? ये सेलोबायोज है, सेलोबायोज। अब देखिए, दो बीटा ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? सेलोबायोज, ठीक है ना। फिर ये सेलोबायोज क्या बनाता है? सेलुलोज बना लेता है, ये सेलुलोज बना लेता है। तो जो सेलुलोज की बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेलोबायोज है। एक्चुअल में सेलोबायोज ये डाइमर फॉर्म है, और इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है? बीटा ग्लूकोज है। आपको इतना ध्यान रखना है। इसमें से जो मेन पॉइंट था वो ये था। अब देखिए, इसमें से जो सेलुलोज की यूनिट है वो क्या है? सेलोबायोज है। सेलोबायोज से सेलुलोज बनेगा, ठीक है ना। सेलोबायोज से फिर ये सेलुलोज बना, ऐसे फिर ये और ज़्यादा यूनिट बनेगी, मिसेल बनेंगे, माइक्रोफिब्रिल बनेगा, फिब्रिल, फिर इसके बाद क्या बन जाएगा? फिब्रिल के फॉर्म में चला जाएगा। एक्चुअल में सेलुलोज यहाँ पर सेलुलोज या सेल वॉल किस फॉर्म में रहता है? फिब्रिल के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। हमने क्या बताया? इसमें से सेलुलोज होता है, सेलुलोज। सेलुलोज के बाद क्या बनता है? मिसेल बनता है। ये मिसेल बना, मिसेल के बाद में क्या बनेगा? माइक्रोफिब्रिल बनेगा, और माइक्रोफिब्रिल के बाद क्या बनेगा? हमारे पास में फिब्रिल बनेगा। तो ये जो फिब्रिल है ये, ठीक है ना, सेल वॉल फिब्रिल के ही फॉर्म में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात हमारी सेल वॉल के फॉर्म में हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें से हम लोग बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दी सेल वॉल। उसको भी देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसमें से, और ये कैसे होता है। चलिए देख लेते हैं इसमें से हम लोग सेल वॉल। तो हम लोग पहली बात करते हैं, पहले तो आपको ये समझना है कि ये कैसा है? सेल वॉल एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है ये, और इसके बाहर सेल वॉल है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल या एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है ये, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हमको ये याद रखनी है, कैसी होती है? रिजिड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर ये समझना है तो आपको दिमाग में ये रखना है कि रिजिड होती है, क्योंकि टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर ये जस्ट एक दूसरे की रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। और वो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स तो हमेशा रिजिड सब्सटेंस पे आएगा ना, सॉफ्ट सब्सटेंस पे तो नहीं आ सकता ना। जैसे हमारे पास में ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, ये हमारे पास रिजिड है। अगर इसमें से हम ऐसे मारेंगे तो हमारे हाथ में थोड़ी सी चोट लग रही है, हमारे हाथ में भी तो उतना ही लग रहा है ना, उतना ही प्रेशर, तो फोर्स या प्रेशर हमारे हाथ में भी तो लग रहा है। तो जाहिर सी बात है ये रिजिड है, रिजिड होने की वजह जैसे मैंने एक्शन दिया उतना ही रिएक्शन दिया। ऐसे ही जो यहाँ पे वॉल जो टर्गर प्रेशर बनता है वो किसकी वजह से बनता है? वॉल प्रेशर। जो सेल वॉल प्रेशर जो लगाएगा उतना ही टर्गर प्रेशर आपको मिलेगा। तो वो किसकी वजह से बनता है ये टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर? इसकी रिजिडिटी की वजह से। सेल वॉल जैसे ये हमारे पास में ये मार्कर है, जिस तरह से ये रिजिड है ऐसे ही वो भी रिजिड होता है, इतना दिमाग में रखना है। दूसरी बात हम लोग करते हैं इसमें से, जो सेल वॉल है कैसी है? ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहती है, क्योंकि ये सब्सटेंस है, बाई प्रोडक्ट है, ये प्रोटोप्लाज्मिक जो भी है प्रोटोप्लाज्मिक बाई प्रोडक्ट है, ये उससे बनता है ये, ठीक है ना, नॉन लिविंग फॉर्म में आ जाएगी। तीसरी बात ये कैसी होती है? ये परमिएबल होती है। कैसी होती है ये परमिएबल होती है। क्लियर हो गई बात? ये परमिएबल है। और ये परमिएबल किस वजह से है? हम देखते हैं इसमें से कि ये पोरस होती है। कैसी होती है ये पोरस होती है।
आपको इतने पॉइंट बस याद रखने हैं अच्छे से कि इसमें से क्या क्या रहता है, आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। एक रिजिड होता है, ये आपको तो याद ही रखना है। दूसरी बात ये परमेबल होती है, ये भी मतलब हर चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि रिजिडिटी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बस रिजिड होती है, बस इतना समझना है। फिर एक ऐसी होती है ये परमेबल होती है, और फिर नॉन लिविंग होती है। और परमेबल है तो जाहिर सी बात है पोरस होगी। पोरस होने की वजह से कोई भी सब्सटेंस हो, अगर कोई भी हम लोग सोल्यूशन लेके बात करते हैं तो चाहे सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, सारी चीज़ें वो क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी उसके अंदर से। क्लियर हो गई बात ये? तो ये हमारे पास में सेल वॉल की बात हो गई पूरी की पूरी। फिर हम लोग इसके अंदर जाते हैं, इस सेल के अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं इस सेल के अंदर क्या चाहे मिलेगा हमको। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी, फिर इसमें से कुछ इसके स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। तो देखते हैं इसमें से ये जो हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन मिल रही है, इसके बाद तो वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है उसको देख लेते हैं हम लोग, इसी स्ट्रक्चर में ही देख लेते हैं। देखिए इसमें से तो हमारे पास में ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन है, हमारे पास में क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है ये। अब हम लोग एक एक स्टडी करेंगे डिटेल में, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे, ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे, लेकिन हम लोग बाद में पहले पूरी एक सेल को फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं इसमें हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन मिल गया, यहाँ बीच में ऐसे देखते हैं तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस मिल गया, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिल जाएगा, और इसमें ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में हमारा डीएनए पड़ा रहता है। बाद में फिर ये ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट फॉर्म एज ए क्रोमोसोम, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ से ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलती है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। यहाँ पर ऐसे देखते हैं ये इस तरह से, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सॉरी ये अलग अलग कलर से हो गया है। ये इस तरह से, और यहाँ बीच में ऐसे ये ऐसे वैक्यूल बन गए, यहाँ पर ये वैक्यूल बन गए। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर ऐसे ये हमारे पास में ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं, हमारे पास में ये क्लोरोप्लास्ट बन गया, ये राइबोसोम बन गया इस तरह से, ये भी राइबोसोम बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया आप कई एक साथ बना सकते हैं इसमें से, ये हो गया। और यहाँ पर इस तरह से ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हमारे पास में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। इंक्लूजन बॉडीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और कहीं कहीं पर लाइसोसोम भी हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। तो इतनी सारे यहाँ पर चीज़ें हैं। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं इसमें से, यहाँ पर ऐसे मैट्रिक्स रहता है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर ऐसे भरा पड़ा हुआ है ये। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर ऐसे, सेल वॉल की बात तो कर चुके हैं। हमारे पास में इतनी पूरी की पूरी ये सेल वॉल है, ये इतनी, ये जितना मैंने रब किया है इसको, सारा का सारा सेल वॉल था। इसके बारे में हमने सारी डिटेल पढ़ रखी है। और ये जो अब इसमें हम डॉटेड लाइन ऐसे कर रहे हैं, ये क्या है आपकी, ये आपकी मीन्स सेल की जो आप स्टडी कर रहे हैं, उस सेल की ये सेल मेम्ब्रेन है। ये आपको ये सेल मेम्ब्रेन मिली, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स भरा पड़ा हुआ है, ये जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये मैट्रिक्स भरा हुआ है। ये इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये है यहाँ पर। फिर हम लोग देखते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर एक अलग टाइप का मैट्रिक्स भरा पड़ा हुआ है, जो इस मैट्रिक्स से बिल्कुल डिफरेंस है। और अच्छी बात ये कि अलग एक कंपार्टमेंट में भरा हुआ है, जो आपस में मिक्सिंग नहीं ले रहा है, आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हो गई बात।
न्यूक्लियस का अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियर पोर भी मिलेंगे, अभी हम उसको बात करते हैं बाद में। अब देखिए इसमें से दूसरी बात, इसमें से हम क्या कर लेते हैं, इसमें ये जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? अगर ये ऐसे नहीं याद हो रहा है, देखिए बहुत सिंपल सा समझिए, इसमें से बहुत टफ नहीं है ये। न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स भरा है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और इसके बाहर जो मैट्रिक्स भरा पड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। और इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हो गई बात ये? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और इसको अगर नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, N+C=P, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म। आप इतना ध्यान रखिए इसमें। और यही लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनी टाइप्स ऑफ सेल्स। कोई भी सेल हो, कैसे भी हो, अगर ये चीज़ है प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो ठीक है, लिविंग है, अगर नहीं है तो नहीं है, फिर वो डेड फॉर्म में है। इसमें से बिल्कुल भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें से। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन मिला हमको, फिर इसके बाद मैट्रिक्स मिला, फिर हम यहाँ पर देखते हैं ये सेलुलर स्ट्रक्चर है हमारे पास में, इतने सारे सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, इनको सबको एक साथ हम लोग क्या कहेंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर। अभी हम नाम नहीं दे रहे हैं, ये क्या है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर हैं ये। वैसे तो आप फिगर देख के समझ गए होंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ये वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है। आप ये सब पूरा समझ गए होंगे, श्योर है एकदम से, पढ़ के आए हैं आप लोग, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग तो समझ गए होंगे। लेकिन अब हम लोग देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, एकदम फाइन करके पढ़ते हुए जाना है कि इसके नाम कैसे दिए गए हैं यहाँ पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब क्या है यहाँ पर, ये क्यों ऐसे नाम दिए गए हैं। तो अभी हमें नहीं बताया, हमने ये देखा कि यहाँ पर जो सेल है, सेल के अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग सेल के अंदर है ना, तो सब सेलुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या सिंपल सा हमने सेलुलर स्ट्रक्चर बोल दिया इसको। हमको क्या मिल गया, सेलुलर स्ट्रक्चर मिल गया। अब इन सेलुलर स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इनको कैसे डिवाइड किया जाए, इन सेलुलर स्ट्रक्चर को। अच्छा एक बात हम लोग पहले और कर लेते हैं इसमें से, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को एक नाम देते हैं अरेना ऑफ द सेल, अरेना ऑफ द सेल। हम लोग अरेना ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, अरेना मीन्स एक फील्ड जहाँ पे कोई काम हो रहा है। अब ये देखिए, ये जो साइटोप्लाज्म में जितना भी वर्किंग एंजाइमेटिक एक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, या सिंथेसाइजिंग कोई भी सिंथेसिस हो रही, कुछ भी हो रहा है, या जिसको हम लोग जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, जितना जो कुछ भी होता तो इसी साइटोप्लाज्म में ही है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, अरेना ऑफ दी सेल। इसको एनसीईआरटी वालों ने बहुत अच्छे से डिक्टेट कर रखा है, अरेना ऑफ दी सेल। तो आप ये दिमाग में रखिए। फिर हम लोग इसमें से अब हम लोग बात करते हैं इसमें से सेलुलर स्ट्रक्चर की। चलिए सेलुलर स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे अभी। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर की। तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। हमने सेल की स्टडी करी और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमको कैसे मिले, सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये मिल गया सेलुलर स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये सब क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। अब इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर की जो हमने स्टडी करी, हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया को देखा कि इसमें क्या हो रहा है, हमने राइबोसोम को देखा कि इसमें क्या हो रहा है, फिर हम लोग देखा इसमें कि क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है। ऐसे मैंने सारे के सारे जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर है सब में देखा हमने। तो हमें क्या मिला, कुछ हमें ऐसे स्ट्रक्चर मिले जो फंक्शनली एक्टिव है, जिनमें कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, और कुछ ऐसे मिले कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जैसे एज इट इज पड़े हैं तो पड़े हैं, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं एकदम से। तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। तो जो हमने सब सेलुलर स्ट्रक्चर या सेलुलर स्ट्रक्चर की जब हमने बात करी, इसको हमने ऑब्जर्व किया, तो हमें दो तरह के मिल गए यहाँ पर। कैसे मिल गए, कुछ फंक्शनली एक्टिव फॉर्म में मिल गए और कुछ फंक्शनली
इनएक्टिव फॉर्म में मिल गए। या हम लोग इसमें एक और अच्छा सा वर्ड दे सकते हैं, में कुछ कैसे मिले हमको, मेटाबॉलिकली एक्टिव मिले और कुछ मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में कुछ मिले हमको, और कुछ कैसे मिले मुझे, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फॉर्म में मिले। हमको कुछ ऐसे मिले। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑर्गेनेल्स। क्या नाम देंगे, ऑर्गेनेल्स। और जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडीज, ये हम लोग बोलेंगे। ठीक है, हमको नहीं पता था कि ऑर्गेनेल किसे कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज किसे कहते हैं। तो जो हमने सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी की तो जो मेटाबॉलिकली एक्टिव मिले उसको ऑर्गेनेल्स बोला, जो इनएक्टिव मिले उसको क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडीज बोलेंगे। जैसे इसमें से कुछ ग्रेन्यूल्स रहते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होते हैं तो स्टोर का काम करते हैं ये। और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो वो तो मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, ये करेगा ना। ये जो ऑर्गेनेल्स है ये, तो ये ऑर्गेनेल्स अब हम लोग किसको जाए, राइबोसोम में कोई ना कोई काम हो रहा है ना, फंक्शनली काम हो रहा है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें से राइबोसोम हो गया, ये हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल मिल गए हमको, ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल मिल गए। दूसरी बात करते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट मिल गया हमको, वैक्यूल मिल गया, गोल्ची कॉम्प्लेक्स मिल गया, गोल्ची कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात करेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे हम लोग। और दूसरी बात हम लोग किसकी करेंगे, न्यूक्लियस की। तीसरी बात हम लोग करते हैं इसमें से, चलिए यहाँ पर एक सेंट्रियोल बना लीजिए आप, दैट इज सेंट्रियोल, टी फॉर्म में रहता है ऐसे, इस तरह से, ये सेंट्रियोल हो गया। सेंट्रियोल, दीज all structure is known as organelles, but these organelles means, organelle word means these are functionally active, metabolically active, that is understood। देखिए हम इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, इसमें और हम लोग बात कर लेते हैं। एक है हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी हमारी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग फॉर्म में रहती है वो, इसको भी हम लोग प्रूव करें कि सेल मेम्ब्रेन क्यों ऐसे लिविंग फॉर्म में रहती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। एक और हमारे पास में आ रहा है लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है ना, हमारे पास क्या आ रहा है, लाइसोसोम आ रहा है। देखते हैं इसको, यहाँ पर लाइसोसोम ये आ गया, इसको यहाँ से हम हटा दे रहे हैं यहाँ पर, दैट इज द लाइसोसोम। अब देखिए हम लोगों ने इतना समझ लिया कि हमारे पास में ये ऑर्गेनेल्स मिल गए और ये हमारे पास में क्या मिल गए, इंक्लूजन बॉडीज। और राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब किसके एग्जांपल हैं, ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल है हमारे पास में। मैंने यहाँ पे रब कर दिया ऑर्गेनेल्स, लेकिन ये किसके एग्जांपल है, ऑर्गेनेल्स के। और ये किसके एग्जांपल हो गए, इंक्लूजन बॉडीज़ के। इंक्लूजन बॉडीज़ में जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। अब इनका रोल क्या होगा ये आपको समझना है। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स क्या रोल, इनका क्या रोल है, आपको पता है कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, कोई रोल नहीं है, ये कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ये करेगा ही नहीं। तो करना क्या है इसमें, जैसे हमारे पास में एक ये पॉइंट है, तो दूसरी चीज़ें जितनी भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है या वेस्टफुल सब्सटेंस है, तो वो सब आके यहाँ पर ऐसे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कलेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये जो बॉडीज़ है ये बड़ी होती जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, दैट इज नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। ये आपको दिमाग में रखना है। तो हमारे पास में जो सेलुलर स्ट्रक्चर थे वो सेलुलर स्ट्रक्चर कितने तरह के मिल गए, दो तरह के, फंक्शनली एक्टिव और फंक्शनली
इनएक्टिव, उसमें से हम देख लेते हैं इनएक्टिव इंक्लूजन बॉडीज, एक्टिव और ये हो गया हमारे पास में ऑर्गेनेल्स। और ऑर्गेनेल्स कितने टाइप के हैं वो आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनेल्स इतने टाइप के होते हैं। अब ऑर्गेनेल्स की बात आ गई है तो हम लोग और इसके बारे में जान लेते हैं कि ऑर्गेनेल्स कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए जो ऑर्गेनेल्स होते हैं तो ये यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स मिले हमको, ये ऑर्गेनेल्स की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनेल्स में हम लोग देखते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें से मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, अब इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास में कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे मिले जो सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, कुछ ऐसे मिले जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल देख लेते हैं और सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल देखते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल देखते हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इसको देख लेते हैं। और दूसरी बात हम लोग क्या किसकी कर लेते हैं, हम लोग सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल की बात कर लेते हैं। और तीसरी बात हम लोग किसकी करते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें से जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, बहुत सिंपल सा हम आपको तरीका बता रहे हैं। इसमें से आप ऐसे याद करना है, मल्टीनेशनल कंपनी MNC, इंजीनियरिंग वाले बच्चों की तो एक ख्वाहिश होती है कि जॉब हमको मल्टीनेशनल कंपनी में मिले, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी कैसी होती है, डबल सिक्योरिटी होती है। बस आप इसको ऐसे याद रखना है, मल्टीनेशनल कंपनी में डबल सिक्योरिटी है, मीन डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। यहाँ पर मल्टीनेशनल M से क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और यहाँ से न्यूक्लियस आ गया और क्लोरोप्लास्ट आ गया। हम लोग किसकी बात कर लेंगे यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेंगे। तो हमारे पास में ये 3 ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं। बाकी इनको छोड़ दीजिए तो सिंगल मेम्ब्रेनस में आ जाएगा। आप नॉन मेम्ब्रेनस में याद रखना है, नॉन मेम्ब्रेनस में क्या है हमारे पास में, पहला आ जाएगा राइबोसोम, क्या आ जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रियोल आ जाएगा। और हमारे पास में न्यूक्लियोलस भी आपको नहीं याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको इतना याद रखना है कि हमारे पास में जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है वो राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, आपको इतना याद रखना है। तो ऑर्गेनेल्स को अगर फिर से हम लोग डिवीजन करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन, तो दीज 3 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। वन टाइप डबल मेम्ब्रेनस एंड सेकेंड सिंगल मेम्ब्रेनस, अदर टाइप नॉन मेम्ब्रेनस। तो आपको इसमें से डबल मेम्ब्रेनस ऐसे याद कर लेना है, हमारे पास में 3 यहाँ पर ऑर्गेनेल्स मिलेंगे और इसको याद कर लेना है राइबोसोम और सेंट्रियोल। इसके बाद सिंगल मेम्ब्रेनस को छोड़ देना है, इसके बाद जो बचेगा तो सिंगल मेम्ब्रेनस ही बचेगा। अब आप देख लीजिए सिंगल मेम्ब्रेनस क्या आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो सिंगल में आएगा, क्योंकि अदर पे तो है ही नहीं है। अगर हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो वो भी इसी में आ जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, ये डबल मेम्ब्रेनस और ये सिंगल मेम्ब्रेनस याद रखना है। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें देखो हम लोग इनके कुछ लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसे इनके अदर एक जैसे हम लोगों के निक नेम होते हैं ना, कॉलेज का कुछ और, घर का कुछ और, ठीक है ना, मम्मी पापा का कुछ और नाम, मतलब इस तरह से इनके भी अदर नेम्स हैं। चलिए उनको देख लेते हैं अदर नेम्स कि इनको क्या कहा गया और इनको क्या कहा गया। जैसे हमारे पास में लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम को कुछ अदर नेम से इनको बोला गया। तो क्यों बोला गया उनको ऐसे और ये नाम क्यों रखे गए अलग अलग, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसकी स्टडी कर लेते हैं हम लोग अभी यहीं पर। देखिए लाइसोसोम है, लाइसोसोम का नाम क्या है हमारे पास में, इसका नाम है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, बैग ऑफ द सेल। आप लास्ट में ऑफ द सेल जरूर लगाना है, तो सुसाइडल बैग छोड़ बोल के छोड़ दें आप, फिर तो गलत हो जाएगा। राइबोसोम की बात कर, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसका एक दूसरा नाम और है स्कैवेंजर ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल। अगर और हम लोग बात करते हैं आगे तो इसी के एक अदर नेम्स है एटॉमिक बॉम्ब ऑफ द सेल, एटॉमिक बॉम्ब ऑफ द सेल। राइबोसोम में आते हैं, तो राइबोसोम में क्या नाम देंगे हम इसको, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द
सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल, हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल का नाम देते हैं, अपने पास में क्लोरोप्लास्ट फूट रहा है। क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। वैक्यूल है स्टोर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये गर्ल सिस्टम में आएगा, उसको एज इट इज यहीं पे छोड़ते हैं, उसको बाद में बात करते हैं। इंडोस्केलेटन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ये इसको हम लोग बात करते हैं। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ये नाम हो गया। सेंट्रियोल, डिवीजन सेंटर ऑफ द सेल, डिवीजन सेंटर ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, हम लोग इसको नाम देंगे सिलेक्टिव परमेबल, परमेबल मेम्ब्रेन, हम लोग इसको नाम देंगे। अब चलिए इसको हम रीजन बता दे रहे हैं कि इनके ऐसे नाम क्यों रखे गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें लाइसोसोम है, लाइसोसोम को हम लोगों ने क्या नाम रखा है यहाँ पर, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या स्कैवेंजर बैग ऑफ द सेल, एटॉमिक बॉम्ब ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम में आपको पता है कि इसमें से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहते हैं, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अगर वो लाइसोसोम से निकलकर बाहर आ जाएं तो जितने भी अदर ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर लेगा, ख़त्म कर देगा, उस सेल को ख़त्म कर देगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। एक वर्ड नाम देते हैं स्कैवेंजर ऑफ द सेल। हम लोग देखते हैं कभी कभी सेल के अंदर जो ओल्ड ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये अगर ऑर्गेनेल्स डैमेज हो जाते हैं किसी भी रीजन से, तो लाइसोसोम क्या करता है, उस डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करा लेता है, अपने एंजाइम सीक्रेट करके उसको क्या कराएगा, डाइजेस्ट कर लेगा और उससे एंजाइम्स निकाल लेता है। तो इस तरह से वो जो डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स था वो ख़त्म हो जाता है, और प्लस उससे एनर्जी भी निकल आती है। तो एक तरह से वो जो डैमेज्ड ऑर्गेनेल वहाँ पड़ा था कूड़ा, वो क्या हो गया, साफ हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं स्कैवेंजर ऑफ द सेल। एटॉमिक बॉम्ब ऑफ द सेल, एटॉमिक बॉम्ब ऑफ द सेल, कभी कभी ऐसा होता है सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो सेल को बस्ट कर देता है, बस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि अदर सेल में फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए ये जो यहाँ पर लाइसोसोम है वो अपने आप को बस्ट कर लेता है और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देता है, और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करता है, पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है उस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। तो हम लोग वर्ड देते हैं इसमें से एटॉमिक बॉम्ब ऑफ द सेल। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग जब एक एक ऑर्गेनेल्स हम लोग पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग इसका निक नेम जानते हैं कि इसको क्यों बोला गया है ऐसा। राइबोसोम की बात करते हैं इसमें से, तो राइबोसोम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। आपको पता है कि जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए इस राइबोसोम के साथ मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर मीन्स एनर्जी। हमारी बॉडी या हमारी सेल को जहाँ से एनर्जी मिलती है वो क्या है, एटीपी। तो एटीपी का फॉर्मेशन या सिंथेसाइजेशन कहाँ पर होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। फिर हम लोग बोलते हैं आते हैं इसमें से क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि आपको पता है कि किचन में क्या बनता है, खाना बनता है। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्लूकोज का सिंथेसिस होती है, इसलिए बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। फिर हम लोग बात करते हैं वैक्यूल में, तो वैक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोर हाउस इसलिए बोलते हैं, इसमें से सेल में जो वैक्यूल है तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस या एक्सेस सब्सटेंस इसमें आके स्टोर हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल। जैसे हम लोग देखते हैं एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है और वो पिगमेंट यहाँ पर वैक्यूल में आके स्टोर हो जाता है। इसी वजह से
अगर वैक्यूल में एंथोसायनिन स्टोर हो गया है तो वो रेड हो जाएगा। बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो इस वजह से रेड होते हैं। जैसे मिर्च की बात करेंगे तो जो लाल मिर्च होती है वो इसी वजह से हो जाती है। ये हो गया हमारा वैक्यूल की बात हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल हम लोग क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये इस तरह से एंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम है। तो हमें पता है कि ये जो हमारी बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है कैसी होती है, इलास्टिक होती है, तो वो अपना शेप चेंज कर सकती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे उसको पकड़े रहती है ताकि शेप ना चेंज हो, शेप मेंटेन रखे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। हमारे पास में क्या आ गया, ये एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। फिर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर क्रोमैटिन थ्रेड है। क्रोमैटिन थ्रेड मीन्स डीएनए अगर ये और ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाएगा तो क्रोमैटिन थ्रेड और उससे क्वाइल्ड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। और आपको पता है कि उसमें से क्या रहती है, जीन्स रहती है, और वही जीन्स क्या करती है, जैसी जीन्स होंगी वैसे ही तो सब कुछ होना है, वैसे ही फीचर्स वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल। दूसरी बात करते हैं सेंट्रियोल को। आपको पता है कि सेंट्रियोल डिवीजन में हेल्प करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवीजन सेंटर ऑफ द सेल बोलेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें से सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन या फिर हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये तीनों नाम अलग अलग है। जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो तीनों के मीन्स बताएंगे कि तीनों के मीन्स क्या क्या हैं और तीन नाम क्यों दिए गए हैं, इसको हम लोग वहीं पे पढ़ते हैं। फिर हम लोग एक छूट रहा है हमारे पास में, सेल वॉल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेल वॉल है, तो सेल वॉल को हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ द सेल। एक्सोस्केलेटन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल हमारे पास में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और हमारे पास में क्या हो गया, एक्सोस्केलेटन ऑफ द सेल हो गया। एक हमारे पास में एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, एक्सोस्केलेटन ऑफ द सेल हो गया। तो देखिए हमने सेल वॉल तो पूरा पढ़ लिया ना, अभी स्टार्टिंग लेक्चर में हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ा और हमने उसमें एक वर्ड दिया था सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड होती है। अगर वो रिजिड है और हमने ये भी कहा कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर है और वो रिजिड है, तो अंदर की चीज़ों को वो मेंटेन करके रखेगा, सारा शेप मेंटेन करके रखेगा। और वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, दैट मीन्स एक्सो, और शेप मेंटेन कर रहा है मीन्स स्केलेटन। तो सेल वॉल कैसा है, एक्सोस्केलेटन ऑफ द सेल। और एंडोस्केलेटन इंटरनली मेंटेन करके रखता है, इसलिए बोलते हैं इसको एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। ये इतने पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। फिर हम लोग एक एक इसमें से स्टडी करते हैं। सेल वॉल हो चुका है, फिर हम लोग इसके बाद जाएंगे तो हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन आएगी। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं, फिर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ की स्टडी करते हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं उनकी स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें से सेल वॉल पूरा हो चुका है हमारे पास में, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसमें से आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि जितनी भी प्लांट सेल हैं, ऑल प्लांट सेल्स हैविंग सेल वॉल, बहुत अच्छे से पता है, सबको पता है। और ये काफ़ी हद तक ये उसका फीचर्स भी है प्लांट का कि सेल वॉल है तो उसमें से ये प्लांट ही होगा, ये हम लोग दे चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन अदर सब्सटेंस की है। प्लांट सेल में कैसी है, सेलुलोज की है, लेकिन अदर कुछ एनिमल्स हैं, सॉरी या प्लांट हैं, कुछ एनिमल्स या प्लांट है जो सेलुलोज की नहीं है, किसी और चीज़ की है, तो उनको क्या नाम देंगे, उस किस चीज़ की बनी होती है, हम लोग आके देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें फंजाई की, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो किसकी बनी होगी, ये काइटिन की बनी होगी इसमें से, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में इसमें से
जो वॉल बनी होती है बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, नाच एंड नाम की बनी होती है। एक्चुअल में नाच एंड नाम है क्या, ये अमीनो शुगर है। ये क्या है, ये अमीनो शुगर है। ये अमीनो मतलब अमीनो एसिड भी है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है इसमें से। यह हम लोग एक दूसरा इसमें से अच्छा सा नाम दे देंगे इसी को, पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या नाम देंगे इसमें, पेप्टाइडोग्लाइकन नाम देंगे, इसको ये नाम देंगे। आगे बात समझ में। अगर हम लोग इसमें देखते हैं नाच और नाम का क्या फुल फॉर्म है, देखते हैं इसका क्या मीन्स है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। नाच मीन एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन। अब इसमें देखो अमाइन भी आ रहा है, अमीनो एसिड आ रहा है, और ग्लूकोसा मीन्स ग्लूकोज। आप इतना समझिए, ग्लूकोज है। इसीलिए अमीनो एसिड मतलब पेप्टाइड, वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, बहुत सारी अमीनो एसिड होती हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड हो जाते हैं, इसलिए पेप्टाइडो नाम रखा गया। ग्लाइकन मीन्स शुगर, ये पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। और इसका ये फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन है। और नाम की बात करेंगे हम लोग तो क्या बात करेंगे, एन एसिटिल मुरामिक एसिड। क्या बात करेंगे, एन एसिटिल मुरामिक एसिड की, ये हो गई। तो ये क्या है, अमीनो शुगर है। एक्चुअल में उसकी जो सेल कोट है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग सेल वॉल नाम नहीं देंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे हम लोग सेल कोट। उसकी जो सेल कोट है, ठीक है ना, सेल वॉल नाम दे सकते हैं लेकिन अच्छा नाम नहीं है। सेल कोट की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाच और नाम की बने होंगे। नाच और नाम क्या है, अमीनो शुगर या पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक है ना। और इसमें जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है कुछ ऐसे बने रहती है, ये अमीनो शुगर से नाच और नाम है ये, ठीक है ना। इनमें से क्रॉस ब्रिजिंग रहती है इसमें से ऐसे ये। और जो बैक्टीरिया किससे डेड होता है, किससे किल करेंगे आप, एंटीबायोटिक से। तो एंटीबायोटिक ये कुछ नहीं है, ये जो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को ही क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होंगे तो पूरी उसकी सेल वॉल है, सेल कोट है, ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे ही सेल वॉल या सेल कोट डिस्ट्रॉय होगी, इसके बाद तो बैक्टीरिया मर जाएगा ना। तो जो हमारा जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्या करते हैं, उनका यही रोल है, एंटीबायोटिक का रोल यही करते हैं। तो हम लोग बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात कर लेते हैं। इसमें से आप सेल वॉल भी नाम दे सकते हैं, नाच और नाम की हो गई सेल वॉल, ठीक है ना। अदर एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स अगर हम लोग उनमें बात करते हैं तो उनको हम लोग क्या नाम देंगे, सेल कोट नाम देते हैं। और जो सेल कोट है तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट की बने होते हैं, कहीं कहीं पर प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ऐसे बने होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें यूग्लिना में, तो उसकी आउटर कवरिंग होती है तो पेलिकल प्रोटीन की बनी होती है। तो आपको दो चीज़ें याद रखना है इसमें से, एक सेल वाला फंजाई और ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल, और फंजाई की किसकी बनी होती है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गई बात। अब इसमें हम लोग और डिटेल जाते हैं, देखते हैं उसको। इसमें सेल वॉल में थोड़ा सा, सेल वॉल के बाद हम लोग आते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। आइए हम लोग इसमें से सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं सेल वॉल को, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये। हमारे पास में ये सेल वॉल है और हमारे पास में क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन। हम लोग इसकी बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये जो सेल वॉल है, तो इसमें से पहला पॉइंट क्या था, इसमें से रिजिड थी। एक तो वर्ड था एक्स्ट्रा सेलर, उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये रिजिड कैसी है, ये रिजिड नहीं है, ये कैसी होगी, इलास्टिक होगी। ये परमिएबल है ये, लेकिन ये कैसी होगी, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, या हम लोग बात करेंगे इसमें सिलेक्टिव परमिएबल की।
या फिर हम लोग बात करते हैं इसमें डिफरेंशियली परमेएबल, हम लोग इसकी बात करते हैं। तीसरी बात कैसी थी, ये नॉन लिविंग था, लेकिन ये कैसी है, ये लिविंग है। और एक बात इसमें और अच्छे से याद करते हैं कि ये कैसी है, ये डायनेमिक नेचर की रहती है। अगर हम लोग इससे रिलेट करते हैं तो ये कैसा रहता है, ये फिक्स्ड रहती है, कहीं कोई डायनेमिक नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में इसको याद रखना है, ये जस्ट उल्टा है, ये इसके जस्ट उल्टी है। अगर हम लोग इसमें से एक बात हम लोगों ने करी थी, पोरस है, ये कैसी है, ये पोरस है, लेकिन इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, पोरस नहीं है ये, और ये थिक होती है, ये थिक नहीं है उतनी, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई ना। ये बात करें, और ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में है, ये कैसी रहती है, सेमी सॉलिड। आप इतना समझ लीजिए ऑयल की फॉर्म में रहता है, ये जैसे ऑयल होता है बस ये ऐसी ही रहती है, ऑयली फॉर्म में रहता है। और ये कैसी रहती है, फ्रेजाइल रहती है, फ्रेजाइल, ये आपको याद रखना है, फ्रेजाइल रहती है। फ्रेजाइल का मीन्स ये हो गया, जैसे आप अंकल चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, उनको जरा से भी अगर क्रश कर दो तो बहुत तेज़ी से वो ब्रेक हो जाते हैं, बस ऐसे ही है। ये अगर ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन है और इसमें से अगर एक पिन लगा के ऐसे से कर दो तो ये ब्रेक हो जाएगी, फैल जाएगी चारों तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं ये फ्रेजाइल है। और ऑयल की फॉर्म में रहती है ये। इसके अगर हम लोग मालिक्यूल देखते हैं, इसके मालिक्यूल किसके बने होते हैं, फास्फोलिपिड के बने होते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये जो फास्फोलिपिड के मालिक्यूल हैं ये रोटेट करते रहते हैं ऐसे से, तो कैसी है, ये डायनेमिक है। और डायनेमिक नेचर ही ये शो करता है कि ये लिविंग है। क्लियर होगी बात? तो हम लोग इसमें और भी देखते हैं इसमें सारी चीज़ें। अगर हम लोग और डिटेल बात करते हैं इसमें से, तो देखिए इसमें से हमारे पास में ऐसे है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है। वैसे सेल मेम्ब्रेन आप ऐसे कभी भी मत बनाइए, बनाना ही है आपको तो कुछ है ऐसे करके बनाइए, ऐसे ऐसे ही ये। अब देखिए इसमें से यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये अदर ऑर्गेनेल्स हैं इसमें से ये है, और यहाँ पर ये क्या है, ये वैक्यूल है। ये क्लियर हो गई बात? तो हमें पता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में और ये साइटोप्लाज्म सब पूरे को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये तो पूरे को कवर्ड किए हुए है ना, तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। या सिंपल सा हम लोग बायो मेम्ब्रेन भी नाम दे सकते हैं इसको, बायो मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन। अब ये हमारे पास में तीन तरह से हो सकती है। अब तीन तरह से कैसे हो सकती है, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये एक्चुअल में किसके टच में रहती है, ये साइटोप्लाज्म में, ऐसे ही है, साइटोप्लाज्म के टच में रहती है, ये पूरी सेल को कवर किए हुए। आप एक इस व्यू से भी आप देख सकते हैं कि पूरी सेल को कवर किए हुए, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। दूसरी एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन्स रहती है जो वैक्यूल को कवर करे रहती है, या हम लोग ऐसे बात करते हैं कि फिर हमको मेम्ब्रेन ऐसी मिलती हैं जो ऑर्गेनेल्स को कवर करे रहती हैं, ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन रहती है। तो दूसरा हमको क्या मिल गया, ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन मिल गई। तीसरी हमको स्पेशल टाइप का ये ऑर्गेनेल है वैक्यूल, वैक्यूल की एक मेम्ब्रेन अलग टाइप की रहती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्यूलर मेम्ब्रेन। और इस वैक्यूलर मेम्ब्रेन का एक स्पेशल नाम है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। आप इतना ध्यान रखना है इसमें से क्या है, ये टोनोप्लास्ट है। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन क्या होती है, आप सारी मेम्ब्रेन को मिला के हम लोग इकट्ठा बोल देंगे प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। अगर इस सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन है, एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन ये, और ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन ये हो गया, और स्पेशल अगर हम लोग वैक्यूल की बात करते हैं तो वो टोनोप्लास्ट होते हैं।
इतनी बात आपको क्लियर करके रखनी है। क्लियर हो गई बात ये? अब हम लोग बात करते हैं इसमें से इतनी हमारे पास में ये बात आ गई कि ये लिविंग होती है, डायनेमिक होती है, सेमी सॉलिड होती है, फ्रेजाइल होती है। इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखिए यहाँ पर क्या है, ये हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल, डिफरेंशियली परमेबल। इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर इसका जो भी एक केमिकली स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में कि केमिकली ये कैसा बना होता है, 2D होता है, 3D होता है, कैसे रोटेट करता है, फ्लिप फ्लॉप मॉडल क्या होता है, सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक वर्ड है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक ही मेम्ब्रेन के लिए इतने वर्ड क्यों है ये समझ लेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अब देखिए सेमी का मीन्स क्या हो गया, हाफ हो गया। क्या मीन्स हो गया? हाफ हो गया। मतलब ये कुछ चीज़ों के लिए अगर 2 सब्सटेंस डाली गई हैं उसमें से तो एक को ही पास होने देगा, बाकी को रोक लेगा। तो इसमें से जैसे हम लोग किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का बना होता है ये। तो ये सॉल्वेंट को तो पास होने देगा, सॉल्यूट को रोक लेगा। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसका सॉल्यूट रुक रहा है, क्रॉस नहीं हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को या सेमी मेम्ब्रेन को, तो उस मेम्ब्रेन का नाम या ऐसी कंडीशन में मेम्ब्रेन का नाम देंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर होगी बात? दूसरी बात करते हैं सिलेक्टिव परमेबल। हम लोग किसकी बात करेंगे? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अगर इसमें से ऐसा कुछ है कि बहुत सारे आयंस हैं, मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड आयन है, ऑक्सीजन है, ऐसे कुछ ये गैस फॉर्म में आ जाती है। तो ये हम देखते हैं कि ऐसे एग्जांपल ऐसे ही मान लेते हैं कि उसने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको नहीं जाने दिया, इसको नहीं जाने दिया, ये तो जाएगा ही जाएगा बाई चांस। मैंने कोई रूल नहीं बनाया, बस एज एग्जांपल। या इसको ABCD करके भी देख सकते हो कि ABCD है ये। तो कुछ चीज़ों को इसने पकड़ लिया। देखिए इसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी वही सेम है, लेकिन इसको नहीं जाने दिया। तो इसने सिलेक्ट कर लिया कि आप जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना? तो वही मेम्ब्रेन कुछ अलग अलग ढंग से काम कर रही है, इसलिए अलग अलग उसको नाम दिए गए हैं। जैसे हम लोग अब एक वर्ड आता है इसमें से डिफरेंशियली परमेबल। क्या है ये डिफरेंशियली परमेबल है। ये डिफरेंशियली परमेबल, तो डिफरेंशियली परमेबल में आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें डिफरेंशियली परमेबल में डिफरेंशियली मतलब डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस किसका? डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, अब वो डिफरेंस कंसंट्रेशन का कोई भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर सोडियम आयन आ रहा था, यहाँ पर सोडियम आयन आया, यहाँ पे 100 थे सोडियम आयन, बाहर आते आते यहाँ पर 51 हो गया। यहाँ पर अब 51 हो गया और यहाँ पर 49 बचे। तो कंसंट्रेशन जस्ट उल्टी हो गई। यहाँ पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम है, अब नहीं जाएगा। अगर बाई चांस ऐसे होता है ये 49 था और ये 51 था, तब तो चला जाता। एक जाने का बनता है ना, एक चला जाता। लेकिन डिफरेंशियली परमेबल होगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर गया। अब वो मेटल आयन पे डिपेंड नहीं किया कि कौन सा मेटल है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर गया कि डिफरेंस कैसा है। बाहर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर जाएगा, अगर अंदर कम है कंसंट्रेशन तो बाहर से अंदर आएगा। इतना आपको समझना है। तो कभी कभी ऐसी भी कंडीशन बन जाती है, तो तब हम लोग एक नाम देते हैं, एक टर्म दे देते हैं, डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपको इसमें तो पहले ये समझना पड़ेगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। मैंने बता रखा है सेल मेम्ब्रेन क्या है, पूरे सेल की कवरिंग को ही सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और उसमें से फिर कुछ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन है और वैक्यूल भी ऑर्गेनेलर है, लेकिन स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन है, उसका स्पेशल नाम दे दिया गया और उसका नाम क्या दिया गया? टोनोप्लास्ट। क्लियर होगी? ये बात होगी टोनोप्लास्ट की। अब फिर हम लोगों ने देखा इसकी प्रॉपर्टी देखी, तो प्रॉपर्टी हमें कुछ ऐसी मिली, और हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो कुछ ऐसी मिलती है। अब इसके बारे में जो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसका सारा का सारा डिटेल हमारे पास में है।
ठीक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, और उसका केमिकली स्ट्रक्चर पूरा फिगर 2D है या नहीं है, और ये कैसे परमेबल है, क्यों नहीं परमेबल है, उसका क्या रोल है, सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।